अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज़ और मैं हूं मंसूर परी। आज जो हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर जिलानी मीर साहब, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कुपवारा। बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट में उन्होंने पीएचडी किया है, लेकिन पीएचडी करने से पहले उनको काफ़ी जदोजहद का सामना करना पड़ा। जब वो सिर्फ 4 साल के थे तो उनको एक हादसा पेश आया। उस हादसे के बाद वो काफ़ी देर तक हॉस्टल में रहे। उसके बाद उन्होंने ज़िंदगी को कैसे आगे बढ़ाया, कोमा, स्ट्रेस, ट्रोमा, इन सब चीज़ों का उन्होंने कैसे मुकाबला किया, हमने उनके साथ बात की। आइए देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं सब उनसे सलाम कहना चाहता हूँ जो ये वीडियो देख रहे हैं कि मेरी जो ये लाइफ है, मैं कैसे एक डिसेबल्ड पर्सन से लेके यहाँ तक इस सक्सेसफुल लाइफ में कामयाब हुआ। पहले तो मैं ये कहूँगा कि सबसे पहले जो डेस्टिनी होती है वो अल्लाह ताला ने लिखी होती है कि किस बंदे को कहाँ पर तक वो पहुँचाएगा। लेकिन मेरी लाइफ में सबसे मेन रोल अल्लाह ताला का ही है, उसके बाद मेरी फैमिली का है। मेरी फैमिली का इम्पोर्टेंट जो मेरे फैमिली मेम्बर्स में है वो मेरे फादर है। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, अपने कंधों पे उठाया, स्कूल में डाला, वो सब चीज़ें। मैं 4 साल का था जब मैं हाईवे क्रॉस करने के लिए गया था, तो मुझे कुछ मिठाइयाँ लानी थी। तो मैं छोटा था, बहुत छोटा था। मैं घर से छुप के निकला था। फिर तो वहाँ पे मैं एक बस के नीचे आया था जिसने मुझे कुचल दिया था। गलती कुछ मेरी भी थी, कुछ बस वाले की भी थी, लेकिन अल्लाह ताला ने लिखा था ये होने के लिए और ये हो गया। उसकी वजह से मेरी जो दोनों टांगें हैं उनमें बहुत सारे फ्रैक्चर्स आए, जो उसका मसल है वो डैमेज हुआ, और मेरे ब्रेन में भी कुछ इंजरीज़ हुई जिसकी वजह से मैं कोमा में चला गया था। और 2 साल मैं हॉस्पिटल में रहा। इन 2 सालों में मैंने 2 एग्ज़ाम्स वहाँ पे दिए थे, ये शायद फर्स्ट और सेकंड क्लास के एग्ज़ाम्स। इन 2 साल में मुझे कम से कम बहुत सारी सर्जरीज़ हुई, डॉक्टर्स बहुत सारे सर्जरीज़ करे, क्योंकि मेरा जो फुट था उसका स्ट्रक्चर ही चेंज हुआ था। ग्राफ्टिंग हुई, दो बारी ग्राफ्टिंग्स हुई, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए, मल्टीपल ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स हुए, बहुत सारे सर्जरीज़ हुए मेरे फुट को रिफॉर्म करने के लिए। लेकिन कुछ डॉक्टर्स जो है वो कुछ शुक्र उनका मैं करना चाहता हूँ, कुछ हद तक वो कामयाब रहे इसको ठीक करने के लिए। लेकिन फिर भी डिफ़ॉर्मिटी रही, बहुत सारी डिफ़ॉर्मिटी रही। जब मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया था, फिर मेरी जो एजुकेशन है वो रुकी नहीं। वो इसलिए रुकी नहीं क्योंकि मेरा पापा जो है वो बहुत ही अच्छे नेक इंसान है, जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, जिन्होंने मुझे अपने कंधे पे उठाते थे और स्कूल में डालते थे, वहाँ से लाते थे। क्योंकि मैं यहाँ पे खिम्यार का रहने वाला हूँ, यहाँ पे हमें उस टाइम कोई प्राइवेट स्कूल था ही नहीं। मेरी जो प्राइमरी स्कूलिंग है वो हुई थी शेखुल आलम में, शेखुल आलम मॉडल स्कूल जो अंदर गाँव में है। 5th तक मेरी वहाँ पर स्कूलिंग हुई है। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो है वो निवारा में हुई थी, पटन में, निवारा इस्लामा पब्लिक सेकेंडरी स्कूल में। जो मेरे मामाज हैं उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, बहुत हद से भी ज़्यादा सपोर्ट किया। उन्होंने मुझे एक ऐसी मोटिवेशन दी कि नहीं आपको पढ़ना है। और मेरे कज़न जो थे वो भी अच्छे पढ़ रहे थे, मैं भी उनके साथ कंपटीशन में लगा, मैं पढ़ा। जब मैंने वहाँ से फिर 10th पास किया निवारा से, फिर मैं हायर सेकेंडरी चला गया वही पटन में ही। फिर वहाँ से भी अच्छे से मेहनत की। फिर मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज सुपर में मेरा बीएससी का एडमिशन हुआ। जब मैंने बीएससी कंप्लीट किया तब मैंने साथ ही एक ट्रेनिंग का कोर्स किया था जिसको बोलते हैं DMLT, डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। वो मेरा एक अच्छा सा पार्ट था जो मेरी अभी प्रेजेंट लाइफ है। वहाँ से मैं एक करियर डेवलप, ये पैशन डेवलप हुआ कि मैं कुछ क्लिनिकल्स में करूँ। वहाँ पे मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल बारामूला में एडमिशन लिया, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी। वहाँ मैंने टेस्ट्स का सीखा, बहुत सारे टेस्ट सीखे। और वहाँ पे एक सर थे जिसका नाम मुबशिर सर थे। वो हालांकि कंट्रैक्चुअल थे उस टाइम, लेकिन उन्होंने हमें बाहर से एक बैनर लाया, बाहर से पैसों से, मतलब एक बैनर पड़ा था, उस पर हमने वहाँ पे उसमें पढ़ाया था। इस तरीके के टीचर्स मेरे से जिनने मुझे यहाँ तक पहुँचा, इस तरीके के टीचर्स जो बाहर से एक बैनर लाएंगे और वहाँ पे उसमें पढ़ाएंगे। हम 3 स्टूडेंट थे जो वहाँ पे पढ़ते थे उसके अंडर। मैं उनको अपना गुरु मानता हूँ अभी भी लैब्स में रिलेटेड। फिर उसके बाद मैं सोचा मैं क्या करूँगा। फिर मैंने यूनिवर्सिटी का देखा।
यूनिवर्सिटी में मैंने क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री का प्रोफाइल देखा, मुझे वो अच्छा सा फैसिनेट हो गया मैं उससे लेके, तो उसका सिलेबस देखा, 2-3 महीने मेहनत की उस रिलेटेड और मेरी सिलेक्शन हो गई एमएससी में। एमएससी मैंने कश्मीर यूनिवर्सिटी में की, क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट से। तो जब मैंने एमएससी किया तो उन्हीं दिनों मेरी मामा जो है वो बीमार हो गई थी, उनकी फिर डेथ हो गई। तो मैं बहुत टूट गया, फैमिली वाले ने भी देखा कि मतलब मैं कुछ ठीक तरीके से कर ही नहीं पा रहा था। तो पापा ने कहा कि आपका इंटर्नशिप है, आप बाहर चले जाओ। फिर मैंने अप्लाई किया एम्स में, एम्स दिल्ली में, वहाँ पे मैंने इंटर्नशिप की। तो वहाँ पे मुझे पहली बार जाना था दिल्ली, लेकिन वहाँ पे मेरे कज़न है एक, मुनीर भाई, वो डॉक्टर मुनीर है, तो उन्होंने मुझे वहाँ पे संभाला, अच्छे से केयर किया। और वहाँ पे जो एक मैम थी उसने मुझे अच्छे से सपोर्ट किया। वो मेरा एक अच्छा सा पार्ट भी था, वो एक टीचिंग रिसर्च एक्सपीरियंस वहाँ से मुझे जनरेट हुई। फिर उसके बाद मैंने एमएससी क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर हमारा दूसरा एक स्टेप होता है कि अगर पीएचडी करने है उसके लिए फिर हमें नेट या जेआरएफ चाहिए। मैंने 2-3 महीने और मेहनत की, इसी रमज़ान में थी 2016 में, मैंने और मेहनत की और इसी कमरे में मैंने पढ़ा रहा। मैं सुबह 10 बजे से लेके सहरी तक कंटिन्यूसली पढ़ता रहता था। फिर सहरी खा के मैं सो जाता था 10 बजे तक, 4 बजे मैं सो जाता था और 10 बजे तक फिर 10 बजे से लेके कंटिन्यूसली मैं सहरी ख़त्म होने तक कंटिन्यूसली, ये मेरा शेड्यूल 1 महीना चला, जिसमें मैंने फिर नेट क्रैक किया। और उस नेट पे मुझे पीएचडी एडमिशन मिला यूनिवर्सिटी में अपने एक सर के अंडर। तो वहाँ से मेरा पीएचडी जर्नी स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ पे मैंने पीएचडी जब मैंने एडमिशन लिया, फिर उसके बाद मैंने जेआरएफ के लिए प्रिपेयर किया। फिर जेआरएफ मैंने ओपन मेरिट में निकाल दिया। तो मैं सब उन डिसेबल्ड पर्सन से कहना चाहता हूँ कि अगर आप थोड़ी सी भी मेहनत करोगे, बहुत सारी फैसिलिटीज़ है, गवर्नमेंट ने बहुत सारी फैसिलिटीज़ रखी हुई है। अगर आप मेहनत करते हो, पीजी करते हो अच्छे से, फिर नेट जेआरएफ करते हो, गवर्नमेंट आपको 40,000 रुपये पर मंथली एक स्टाइपेंड देता है, फेलोशिप देता है, जिससे आप अच्छे से अपना गुजारा चला सकते हो। जैसे मैं चला रहा था कि एक एज ऐसी आती है कि उसमें क्या होता है कि अब अपने पेरेंट्स से पैसे मांगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। वो तो देते हैं, वो हमेशा ट्रांसफ़र करते रहते हैं, लेकिन खुद ही में मतलब वो ऐसी फीलिंग आ जाती है कि इतने बड़े हो गए हैं कि अब फैमिली से पैसे मांगने हैं। लेकिन अगर आप पीजी के बाद ही एक जेआरएफ कोई फेलोशिप क्रैक करते हो, या सीएसआईआर होता है, या आईसीएमआर फेलोशिप होती है, या डीबीटी फेलोशिप होती है, मैं साइंस की बात कर रहा हूँ, आर्ट्स के लिए भी ऐसे यूजीसी फेलोशिप्स है जो क्रैक कर सकते हैं पीजी के बाद, जिसमें आपको एक पीएचडी का एडमिशन भी हो जाएगा और फेलोशिप भी स्टार्ट हो सकती है, और आप इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी की एडमिशन के लिए जा सकते हो। रिसेंटली मेरी अपॉइंटमेंट हुई एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट। तो मेरी जो इनिशियल पोस्टिंग है वो मुझे कपवारा भेज दिया गया, जीडीसी बॉयज़ कपवारा में। उनके लिए यही मैसेज रहेगी कि आप पहले अगर आप ग्रेजुएशन में हो इस टाइम, आप ग्रेजुएशन में बायोकेमिस्ट्री या क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री एक सब्जेक्ट ले लो। फिर यूनिवर्सिटीज़ में कश्मीर यूनिवर्सिटी है, जामिया मिलिया है, जामिया इस्लामिया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ है जिनमें पीजी एडमिशन होता है एंट्रेंस के बेस पे। आप उस एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, और जब आपका पीजी एडमिशन हो जाएगा, फिर पीजी में विदिन पीएचडी के लिए आप जा सकते हो। पीएचडी के लिए प्रिपेयर करो, पीएचडी एंट्रेंस के लिए प्रिपेयर करो, या जो मैंने अभी फेलोशिप बताई जैसे कि लाइक यूजीसी नेट जेआरएफ है, सीएसआईआर है, आईसीएमआर है, डीबीटी है, इन फेलोशिप्स को एक्सप्लोर करो, इन फेलोशिप्स को देखो, इन फेलोशिप्स का सिलेबस देख लो, और इन फेलोशिप्स का एग्ज़ाम एंट्रेंस जो है वो क्वालिफाई करके आप एक फ़ेलोशिप आ सकते हो। और सपोज अगर आप नेट जेआरएफ करते हो तो आपको एक फ़ेलोशिप मिलेगी और सर्टिफिकेट मिलेगी। उस सर्टिफिकेट बेस पे आप किसी भी इंस्टीट्यूट में पीएचडी एडमिशन ले सकते हो और फेलोशिप भी मिलेगी। फेलोशिप अभी करंटली जो है वो 35 है इनिशियल 2 इयर्स में, और एसआरएफ में 2 साल के बाद एसआरएफ में कन्वर्ट हो जाएगी, वो हो जाएगी 40,000। बहुत सारे लोग ना कैंसर से मर रहे हैं, बहुत सारे लोग कैंसर से मर रहे हैं, लेकिन अभी तक उसका कोई सॉलिड ट्रीटमेंट है ही नहीं। कैंसर स्टेम सेल ऐसी एक थ्योरी है कि हम बोलते हैं कि कैंसर जो है वो कुछ देर के बाद, कुछ टाइम के बाद रिलैप्स हो जाता है। एक पोर्शन सेल्स होते हैं जो कुछ देर तक डोमिनेंट रह जाती है, फिर वही सेल्स ग्रो होके एक बड़ा सा टिश्यू बन जाता है और वो फैल जाता है। तो हमारा क्या ये था कि जब मैं मामा के साथ हॉस्टल में था ग्रेजुएशन में, तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे पेशेंट्स देखे, मतलब जो कैंसर से मर रहे थे कश्मीर में। तो मैंने उसी टाइम डिसाइड किया कि अगर मैं जाऊँगा किसी फील्ड में, मैं कैंसर में जाऊँगा पीएचडी के लिए।
तो हम अभी क्या कर रहे हैं कि जो मेरे गाइड है, जो मेरे को गाइड है, हम ये करें कि हम एक नेचुरल प्रोडक्ट्स में से कोई मॉलिक्यूल्स हमें निकालना है, क्योंकि मेरा जो काम था वो नेचुरल प्रोडक्ट्स पे ही था। हमने अभी तक 187 मॉलिक्यूल जो स्क्रीन किए, उनमें से 2 पॉजिटिव आए, जो पाथवे जो होती है कैंसर स्टेम सेल्स की, उनको टारगेट करते हैं, उनकी प्रोलिफरेशन कम करते हैं। अभी हम उसी स्टेज में हैं। इंशाल्लाह अगर वो मॉलिक्यूल जो है अननोन निकले तो हम पेटेंट भी सबमिट कर सकते हैं, और इंशाल्लाह फिर वो क्लिनिकल ट्रायल्स में भी जा सकते हैं वो मॉलिक्यूल्स। उसके बाद हम सोचते हैं कि मे बी वो मॉलिक्यूल जो है वो एज एक्ट करेंगे ड्रग फॉर कैंसर स्टेम सेल थेरेपीज़ के लिए, क्योंकि वो कैंसर स्टेम सेल्स जो है वो रेजिस्टेंट है कीमोथेरेपी के लिए और रेडिएशंस के लिए, मतलब वो रेजिस्टेंट है ट्रीटमेंट के लिए अभी। मेरी फैमिली के अलावा मुझे अपब्रिंग में मेरा सपोर्ट करने में मेरे फ्रेंड्स का भी बहुत रोल रहा है। यूनिवर्सिटी में मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे फ्रेंड्स, मतलब उनने मुझे ना मॉरली, इमोशनली, फाइनेंशियली भी बहुत टाइम में सपोर्ट किया। एक बेस्ट फ्रेंड है आदिल, उसको मैं अपनी किडनी बोलता हूँ, और दूसरे हैं वसीम, दूसरे हैं सजाद है, बिलाल है, उमर भाई है। बहुत सारे मेरे ऐसे फ्रेंड्स रहे हैं, जो मेरे कुछ रूममेट्स भी रहे हैं जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। लेकिन ये कुछ ऐसे फ्रेंड्स थे जो मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट मेरी लाइफ में थे। यहाँ पे मेरे 2 फ्रेंड्स मेरे अपने गांव में, मतलब इनकी एक एज में छोटा है, उसका नाम इन्नीस है, दूसरा निसार है, वो मेरे कज़न है। बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, हमेशा मुझे सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। आप देख रहे थे डॉक्टर गुलाम जिलानी को। काफ़ी इंस्पिरेशनल स्टोरी है, इमोशनल भी है कि कैसे उन्होंने ज़िंदगी में आगे बढ़कर वो कामयाबियाँ समेटी है जो एक नॉर्मल इंसान भी नहीं कर सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको उनकी ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी। हमें इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।